हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से हम लोग मिल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर में और हम लोग फिर से सॉल्व करने जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल्ड। हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अनलिमिटेड बॉन्ड्स, हाँ सर, क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। अच्छा, क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है? साधन जो है वो सीमित है? हाँ सर, साधन भी सीमित है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखोगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला कहता है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट। क्या मनुष्य की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, अनंत है? हाँ सर, इनफिनाइट है, सही है। क्या रिसोर्सेज हमारे पास लिमिट है? सेम क्वेश्चन देखोगे, हाँ सर, रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड है। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। क्या साधनों की समस्या को, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है? हाँ सर, स्कार्सिटी प्रॉब्लम्स गिवन द बर्थ ऑफ चॉइस, क्योंकि कमी होने के कारण हम दूसरी चीजों की चॉइस, स्कार्सिटी मतलब होती है कमी, हमारे पास कमी है। हाँ सर, संसाधनों की हमारे पास कमी है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अबव। तो हमारा जो स्टेटमेंट है तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ सर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ सर, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ सर, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों हमारे क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of factors economic problem is basically related to? Economic problems किससे रिलेटेड? जैसा कि हमने बचपन से पढ़ रखा है, चॉइस। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सबसे मेनली जो डिपेंड है वो किस पे है? चॉइस पे। तो यहां पर इसका आंसर होगा चॉइस, मतलब ए। नेक्स्ट, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? Which of the following is the silent feature of factor of resources? पहला कहता है these are limited as compared to wants, हमारी जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है। हाँ सर, साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। these have alternative uses, क्या सबके अलग अलग यूजेस है? हाँ सर, अलग अलग यूजेस होने की वजह से जो है हमारे साधन सीमित है। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, पेड़, लकड़ियां के बहुत सारे यूजेस है, इसलिए लकड़ियों की कमी है। लकड़ी कोई खाना बनाने के लिए काटता है, लकड़ी कोई घर बनाने के लिए काटता है, लकड़ी पेंसिल में यूज होता है, उससे फर्नीचर बनाया जाता है। तो लकड़ियों के बहुत सारे यूजेस हैं, इसकी वजह से लकड़ियों की क्या है? स्कार्सिटी है। एक पेड़ बनने में लगते हैं 10 साल, 20 साल और काटने में लगते हैं 1 मिनट। समझ में आ गई बातें? इसलिए इसकी स्कार्सिटीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे बोथ एंड बी। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिए गए चित्र उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, क्या दर्शाता है? जो पॉइंट्स है ए आई बी, और वो क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना होगा पीपीसी। तो आइए समझते हैं पीपीसी होता क्या है। पीपीसी, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। इसका मतलब होता है उत्पादन संभावना वक्र कि दो गुड्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोडक्शन करें। सपोज दैट हमारे पास एक जमीन है और उस जमीन में हमें चावल का भी प्रोडक्शन करना है और हमें गेहूं का भी प्रोडक्शन करना है। तो हम सिर्फ चावल उपजाएं या हम गेहूं उपजाएं, इसका था प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके लिए उसका सॉल्यूशन बनाया गया सेंट्रल प्रॉब्लम का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व।
मतलब हम चावल भी उपजाते हैं और हम गेहूं भी उपजाते हैं। सर कैसे? मान लीजिए कि पूरे जमीन पर अगर हम चावल उपजाते हैं तो चावल जो है वो 100 केजी होता है, तो गेहूं कितना होता है सर? 0। चावल पूरा 100 केजी तो गेहूं हो जाता है 0। मतलब सर चावल का अगर हम उत्पादन करते हैं तो चावल होता है 100 केजी और गेहूं कितना होता है? 0। ये हो गया हमारा गेहूं का प्रोडक्शन। पूरे में चावल मैंने लगा दिया। बट अब हम क्या करते हैं, गेहूं पर कुछ कुछ भाग में, जमीन के कुछ भाग में अब हम गेहूं लगाते हैं कि चलो भाई गेहूं का भी प्रोडक्शन क्या है। तो आपको पता है कि गेहूं को उपजाने के लिए हमको चावल को कम करना पड़ेगा। तो 100 से ये कितना हो गया? 90 केजी। बाकी पर मैंने चावल लगा दिया और बाकी पर मैंने गेहूं लगा दिया। तो कहने का मतलब है अगर मैंने गेहूं के 10 केजी को बढ़ाया तो चावल मेरा घटकर 100 से कितना आ गया सर? 90 केजी में आ गया। अब मैं गेहूं की और प्रोडक्शन को बढ़ाता हूं। अब 10 से मैं क्या करता हूं, इसको 20 केजी कर देता हूं। जैसे मैंने 10 से गेहूं के प्रोडक्शन को 20 केजी किया तो बाकी चावल 90 जो था वो और कम हो गया। वो कितना हो गया? 80। तो फिर से देखा जाए कि जैसे मैंने गेहूं के एक और यूनिट को बढ़ाया तो मेरा जो प्रोडक्शन था चावल का वो क्या हो गया? और कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं और प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो ये और कम हो जाएगा। ये और प्रोडक्शन में बढ़ाता हूं तो ये और कम हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। मतलब अगर हम लोग पूरे में चावल लगाते हैं, देखिए ये पॉसिबिलिटीज हो गया ए। अगर हमने पूरे में चावल लगाया तो कितना हुआ? गेहूं 0। लेकिन जैसे ही मैंने गेहूं के पोर्शन को बढ़ाया तो ये घटकर कितना हो गया सर? 90 केजी। जैसे ही मैंने और बढ़ाया गेहूं को, ये घटकर कितना हो गया? 20 केजी। वैसे ही मैंने और बढ़ाया तो ये घटकर कितना हो गया? 30 केजी। और मैं घटाऊंगा तो ये और बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60। तो ये जो बनाती है, ये बनाती है हम लोगों की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को। ये जो हम लोगों का कर्व बनता है ऐसे, ये बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। इसको बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है साथ में दो चीजों का हम प्रोडक्शन करते हैं, और जब हम एक का प्रोडक्शन घटाते हैं तो दूसरे का बढ़ता है। या इसको ऐसे समझें कि गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? चावल का प्रोडक्शन कम किया, क्योंकि हमारे पास एक ही जमीन थी। अब एक ही जमीन में जब दोनों का उत्पादन करना है तो हम एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? और ये हर एक पॉसिबिलिटीज को बताता है। ये हर एक पॉसिबिलिटीज को ए बी सी डी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन। अब इसको थोड़ा और देहाती में समझते हैं, सर ऐसा क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक जमीन है। अब हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में चावल खाने वाले लोग ज्यादा हैं या गेहूं खाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक ऐसे लोग हैं जहां चावल खाने वाले लोग ज्यादा हैं, गेहूं खाने वाले कम लोग हैं। तो हम लोग कौन सा प्रोडक्शन यूज करेंगे? बी। हम लोग कौन सा यूज करेंगे? हम लोग बी, ए बी सी डी। अगर हम लोगों का मान लीजिए कि चावल खाने वाले लोग ही पूरे हैं, हम लोगों का गेहूं खाने वाला नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे, सारे में चावल ही लगा देंगे। अच्छा, इक्वली है तो हम लोग फिर क्या करेंगे? सी और डी प्रोडक्शन को यूज करेंगे। तो ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, 2 गुड्स को हम साथ साथ का प्रोडक्शन करें तो कैसे किया जाएगा। अब हम लोगों ने समझ लिया पीपीसी क्या होता है। अब आगे इसका आंसर देखते हैं, सर होना क्या चाहिए। तो पहले मैं चित्र ले आऊं। ये है चित्र। आपको पता है कि पीपीसी में मैंने क्या बताया अभी कि अगर मैं किसी का प्रोडक्शन कम करता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया चावल और गेहूं का, जैसे मैं चावल के प्रोडक्शन को कम करता हूं तो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ता है। यह है पीपीसी। ठीक, तो ये बता रहा है पीपीसी। अब इस चित्र में बता रहा है कि हम चावल गुड्स जो है ये y है, ये है गुड्स x। y को हम कम करेंगे तो x बढ़ेगा, y कम होगा तो x बढ़ेगा। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो पहला पॉइंट नंबर ए कहता है ग्रोथ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। दोनों क्या बढ़ रहा है? नहीं सर। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या हमने अंडर यूटिलाइज किया है? ऐसा भी कुछ है नहीं। प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स x के बढ़ने से लेस यूनिट्स ऑफ y क्या हो रहा? कम हो रहा। y कम हो रहा तो x बढ़ रहा। हाँ सर,
हाँ सर, y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है, मतलब इसका आंसर होगा C। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, पीपीसी कैसे बनता है, ऐसे कॉनकेव कॉनकेव बनता है, बॉटम बॉटम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि y कम हो रहा है x बढ़ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि केंद्रीय समस्या होती क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है क्या। तो चलिए आइए हम समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, एक इकोनॉमी में, एक देश में, एक देश का प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब समझोगे कि पूरे देश में, पूरे सेंटर में प्रॉब्लम्स क्या आती है। जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है। देखिए हम लोगों का हमेशा से मानना रहता है गवर्नमेंट हमारे लिए करती कुछ नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती नहीं है तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम्स क्या है जो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट में है या प्रॉब्लम हम में है। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आती होगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ध्यान से सुनोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है उत्पादन क्या किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोगों को उत्पादन किस चीज का करना है। अगर मैं गवर्नमेंट होता और मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं अपने देश पे लगाता, तो मैं क्या बनाता, अपने कंज्यूमर अपने देशवासियों के लिए क्या नीड्स की, जरूरत की चीजें, मतलब कंज्यूमर गुड्स बनाता या मैं वॉर गुड्स बनाता। ठीक है, क्या मैं स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल खुलवाता या मैं मॉल खुलवाता। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर हमारे पास पैसा है, हम अपने देशवासियों के लिए फूड, खाना बनाएं या हम दूसरे देशों से लड़ने के लिए वॉर गुड्स बनाएं। आप बोलोगे सर खाना बनाइए, अगर हम सारे पैसों से अपने देशवासियों के लिए खाना दें तो दूसरे देश हम पे वॉर कर देंगे। और अगर हम वॉर गुड्स बनाते हैं तो सारे जो भी हमारे देशवासी है वो भूखे मर जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक, और उसमें से भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम फूड आइटम में भी देखें तो हमें प्रोडक्शन किस चीज का करना है, हम फूड आइटम्स में क्या बनाएं, हम चावल बनाएं, गेहूं बनाएं, क्या बनाएं, हम क्लोथ्स बनाएं, शेल्टर बनाएं, क्या बनाएं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर आता है नीडी चीज बनाएं, हम जरूरत की चीजें बनाएं या लग्जरियस आइटम्स बनाएं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो शॉर्ट में इसको समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम प्रोडक्शन किस चीज का करें, कौन से गुड्स को चूज किया जाए। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर हम चूज भी कर लिए कि चलो हम लोग ये आइटम्स बनाते हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसको प्रोडक्शन कैसे किया जाए। मान लीजिए हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि चलो दो चीजों को मिलाकर, इसी को पढ़ा जाएगा आपको आगे पीपीसी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, जिसमें दो चीजों को मिलाकर हम प्रोडक्शन करेंगे, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस है प्रोडक्शन किस चीज का किया जाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे किया जाए। कहने का मतलब है अगर मुझे खेती करनी है, अगर मुझे चावल का प्रोडक्शन करना है तो चावल के लिए मैं लोगों से काम करवाऊं या मशीन से काम करवाऊं। इसको कहते हैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनों से काम करवाना और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर से काम करवाना। तो याद रखोगे हाउ टू प्रोड्यूस में मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं कि मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूं या लेबर इंटेंसिव यूज करूं। अगर मैं लेबर से काम करवाता हूं तो लोग तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और उससे हमारा कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करता हूं, अगर मैं मशीनों से काम करवाता हूं तो मेरे जो लोग हैं देशवासी वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस में वो आती है कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। अब है किसके लिए किया जाए। चलो हमने मान लिया कि हम लोग कुछ चीजों का प्रोडक्शन कर लेते हैं, चावल का कर लेते हैं। ठीक, दूसरा आता है किससे करवाया जाए, चलो मशीनों से और लोगों से मिलाकर काम कर लेते हैं। ठीक,
अब तीसरा आता है प्रोडक्शन अगर चावल का किया जाए तो किसके लिए किया जाए। हमारे पास तीन जो लेयर है, अपर लिमिट, मिडिल लिमिट एंड लोअर लिमिट, बनाया किसके लिए जाए। क्या हम अपर के बारे में सोचें, क्या हम मिडिल के बारे में सोचें, क्या हम लोअर के बारे में सोचें। तो तीसरा प्रॉब्लम ये आता है, क्योंकि आप लोगों का कहना होगा सर लोअर के बारे में सोचिए। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोअर के बारे में सोचते हैं, मोटा चावल बनाते हैं 10 रुपया केजी वाला, तो ना वो मिडिल मैन खाएगा ना वो अपर लिमिट वाले लोग खाएंगे, ठीक है। और अपर वाले के लिए बासमती राइस बनाते हैं तो फिर ना मिडिल खा पाएंगे ना लोअर खा पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग का प्रोडक्शन क्या किया जाए, ठीक है। तो ये तीन मेनली जो तीन प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। जैसा हमने पढ़ लिया है कि एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, क्या उत्पादन किया जाए। हाँ सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या उत्पादन करूं। दूसरा हमने पढ़ लिया है कैसे उत्पादन हो, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन इसका कैसे किया जाए। और तीसरा हमने पढ़ लिया है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस या हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कैसे किया जाए, अपर लिमिट, मिडिल लिमिट या लोअर लिमिट। हम लोगों को यही चिंता होती है कि हम लोग क्या उत्पादन करें, किस गुड्स का करें, दूसरा कैसे करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और तीसरा हम लोग देखते हैं कि किसके लिए किया जाए, अपर लिमिट, मिडिल लिमिट या लोअर लिमिट के लिए। इज इट क्लियर। तो ये तीनों इसके आंसर हैं, इसलिए होगा डी, ऑल ऑफ दीज एबव। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ये तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। विच इकोनॉमी हैज द को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। याद रखोगे, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी। जब भी प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल जाए तो उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। याद रखोगे, एक इकोनॉमी जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर काम करे तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। अगर हम लोगों का सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करे तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर पब्लिक सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट काम करे तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहता है, क्योंकि समाज के लिए, सोशल, समाज के लिए। तो अगर प्राइवेट कंपनी करे तो कैपिटलिस्ट, पब्लिक कंपनी करे तो सोशलिस्ट, और दोनों मिलकर करे तो मिक्स्ड। तो यहां क्वेश्चन आपका कहता है कि विच इकोनॉमी हैज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मिक्स। तो इसका आंसर होना चाहिए मिक्स। अब देखते हैं इसका आंसर। पहला है पूंजीवादी, सर ये नहीं होगा क्योंकि कैपिटलिस्ट किस में आता है, प्राइवेट सेक्टर में। सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है सोशलिस्ट, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, सर गवर्नमेंट के द्वारा। और मिक्स्ड मतलब सर प्राइवेट और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। जब प्राइवेट पब्लिक मिलकर चलाते हैं उसको कहते हैं मिक्स्ड, ठीक है। तो ये आंसर क्लियर हो गया। तो याद रखोगे, जब प्राइवेट कंपनी हमारी इकोनॉमी को चलाती है वो कैपिटलिस्ट, जब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को संभालती है तो उसको सोशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसके बारे में सोचेगी, समाज के बारे में। और जब दोनों मिलकर चलाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट समाज, समाज के बारे में सोचती है, कौन सोचती है, गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी। उसका क्या होता है, क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, इकोनॉमिक फ्रीडम करना, अर्निंग प्रॉफिट करना, या मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो सर मैक्सिमम, मैंने बताया ना, सोशलिस्ट समाज, समाज के बारे में सोचना, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक कल्याण, अधिकतम लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए वो सोचा जाता है। तो सोशलिस्ट होता है समाज कल्याण के लिए, जो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक, समझ में आगे बातें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कीमत देखी जाती है। सोशलिस्ट मतलब समाज के बारे में देखा जाता है, जो कौन चलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट तो कभी भी कीमत को नहीं देखेगी, तो वो वेलफेयर को देखेगी, पब्लिक वेलफेयर को देखेगी। कैपिटलिस्ट, हाँ सर कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, जो प्राइवेट कंपनी चलाती है, किस लिए चलाती है, उनका जो मेन होता है वो कीमत तंत्र होता है, मतलब बेसिक जो होते हैं डिसीजन होते हैं वो मैकेनिज्म के होते हैं। मिश्रित में तो दोनों आते हैं, इसलिए मिक्स तो होगा नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा सर, 10 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता। अभी मैंने बताया था उत्पादन संभावना वक्र सर ये पीपीसी कहां जाता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। देखिए टॉप टू बॉटम है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाँ सर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और ये कॉनकेव बनाता है, कॉनकेव बनाता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ टू गुड्स। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है सर, कॉनकेव टू द एक्सिस, कॉन्वेक्स टू द, देखिए कॉन्वेक्स आ गया, कॉन्वेक्स तो होगा ही नहीं सर, कॉन्वेक्स तो ऐसा बनता है ना आईसी, मैंने बताया था ना आईसी, आईसी बनता है, कॉन्वेक्स तो होगा ही नहीं, वर्टिकल है नहीं, पैरेलल है नहीं सर, क्या होगा कॉनकेव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, कॉनकेव टू द एक्सिस, मतलब 12 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ कर्व व्हिच शो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने बताया था ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कौन दिखाता है, कौन दर्शाता है, तो मैंने जैसा बताया था क्या प्रोडक्शन किया जाए, स्टार्टिंग में जब आपको याद होगा मैं बता रहा था पीपीसी, उसमें मैंने बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मैंने बताया था ना पहला क्या था प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, चावल या गेहूं, तो हमारा पीपीसी बताता है कि दोनों मिलाकर प्रोडक्शन कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स का हमारा जो सॉल्यूशन बताता है वो बताता है पीपीसी। तो द राइट आंसर इज डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इज इट क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमी। क्या है सर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज अबव। सर ये तीनों होती है, तीनों हो सकती है, मतलब इसका आंसर होगा डी। मैंने अभी बता दिया मिक्स दोनों मिलकर, सेंट्रल प्लान, मार्केट इकोनॉमी, ये सब पढ़ चुके हो, तो इसमें सारी चीजें होती है, तो इसका आंसर होगा डी। तो यहां खत्म होता है हम लोगों का चैप्टर 2। चैप्टर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए। फिर भी अगर किसी पॉइंट में डाउट रह गया हो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये पॉइंट्स को क्लियर आउट कर दीजिए और एक नया वीडियो बना दीजिए। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद, बाय।